गांधी परिवार, 80 के दशक का भारत। लेखक प्रवीण झा, आवाज अतुल कपूर। 4 जून 1977, नांगलोई पुलिस थाना, दिल्ली, शाम 7 बजे। साहब, मैं पंजाब खोड़ गांव से बोल रहा हूं। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या खेत में एक बॉडी मिली है? कहां? मान सिंह के फार्म में। किसकी है? कौन बोल रहे हो तुम? फोन कट जाता है। पुलिस आधे घंटे में मौकाए वारदात पर पहुंचती है। मरने वाला एक सिख था जो गेहूं के खेत के पास जमीन पर पड़ा था। उसके सर के नीचे बड़े सलीके से अखबार मोड़कर रखे हुए थे। पास ही एक कार्टन पड़ा था। वो बहुत आराम से दोनों हाथ किनारे रखकर लेटा हुआ था, लेकिन उसे गोली लगी थी और वो मर चुका था। आसपास कोई भी हथियार नजर नहीं आ रहा था, न ही किसी तरह के संघर्ष के निशान। शायद जीवन से थक हार कर खुद को गोली मार ली गई। शिनाख्त भी जल्दी ही हो गई। वो भूतपूर्व फौजी लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस आनंद थे। थोड़ी देर में उनके परिवार ने आकर पहचान कर ली। आपने कब देखा था इन्हें? पुलिस अफसर ने पूछा। 2 दिन पहले निकले थे। गेहूं की कटाई हुई थी, वही देखने आए थे। और कोई वजह? तनाव में तो रहते ही थे। पहले भी कोमा हो चुका था। आपने तो सुना ही होगा सब। नहीं, मैं नहीं जानता। आपको 2 दिन तक पता नहीं लगा? हमने आज ही दोपहर में ड्राइवर को भेजा था, वही ये खबर लेकर आया। कब? लगभग 5 बजे। तो आपने पुलिस को खबर क्यों नहीं की? कौन है ड्राइवर? जी, मैं गुरदेव सिंह। मैं डर गया था। तुमने क्या देखा? मैं जब 2 बजे उनको ढूंढता हुआ आया तो यहां एक रखवाला है, उमेद सिंह, वही मुझे इनकी लाश के पास लेकर गया। उसे किसने बताया? गांव के कुछ लड़कों ने किसी मलेरिया जांच करने आए डॉक्टर को खबर की थी। उमेद सिंह ने उनको कब आखिरी बार देखा? 2 दिन से किसी ने उनको नहीं देखा। ये लगता तो सुसाइड ही है। मगर पड़ा। तुमने कोई हथियार उठाया तो नहीं? नहीं साहब। फिर भी तुम्हें कस्टडी में रखना होगा, पूछताछ के लिए। मृत्यु रिवॉल्वर की गोली से हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल के व्यवसायों पर कोई इंक्वायरी चल रही थी और वो तनाव में थे। उन्होंने 2 दिन पहले आत्महत्या कर ली होगी। रिवॉल्वर किसी जानकार ने छुपा दी होगी या किसी गांव वाले ने उठा ली होगी। ताज्जुब की बात यह जरूर थी कि 2 दिन से बॉडी यूं ही पड़ी रही, किसी चील कौवे ने भी नहीं छुआ। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि लाश 10 दिन बाद भी सलामत मिलती है। यह कोई साधारण लाश नहीं थी। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी। कई लोगों पर इमरजेंसी की ज्यादतियों का मुकदमा चल रहा था। कुछ को सजा मिल रही थी, कुछ स्वयं अपनी जान ले रहे थे और कुछ संदिग्ध मौत मर रहे थे। ये मृत्यु भी उसी कड़ी में एक थी। नांगलोई थाने में फोन आने से पहले दिल्ली के इंस्पेक्टर जनरल को एक फोन आया था। दिल्ली से बाहर नांगलोई के पास किसी खेत में मेरे एक रिलेटिव की लाश मिली है, आप पता करेंगे? नांगलोई पुलिस को लाश की जेब में एक नोट मिला। संजय की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद का एक परिचय यह भी है कि वो इमरजेंसी के सबसे ताकतवर व्यक्ति संजय गांधी के ससुर थे। सोनिया। परिवार दुनिया में एक जैसे ही होते हैं। भले ही सतह से यूरोप और भारत के परिवार अलग अलग बनावट के नजर आएं, आभास होता है कि भारतीय परिवारों में भावनाओं का तड़का है, बॉन्डिंग है, बाकियों में नहीं है। लेकिन कैनेडी परिवार में भी यह साम्य मिलता है। निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक परिवार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। चाहे गांव के मल्लाहों का परिवार हो जो साथ जाल फेंकने जाता हो, या शहरों का वाडिया परिवार जो साथ व्यवसाय करते हों। अमेरिका में कैनेडी परिवार सत्ता की डगर पर था
तो भारत में गांधी नेहरू परिवार। गांधी परिवार में कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद की पूरी संभावना थी, लेकिन बड़े भाई राजीव को राजनीति में रुचि नहीं थी, तो यह विवाद जन्मा ही नहीं। छोटे भाई संजय ने इंदिरा का उत्तराधिकारी बनने का जिम्मा ले लिया, लेकिन परिवार बड़ा भी तो हुआ, बहुएं भी तो आईं। इसमें एक सुविधा यह हो गई कि एक बहू विदेश से आई, जिसका भारतीय राजनीति में आने का सवाल ही नहीं था। सोनिया यानी एडविगे एंटोनियो माइनो के पिता मुसोलिनी से जुड़े थे, तो सोवियत सेना बंदी बनाकर ले गई। वहां रूसी लोगों के बीच में रहकर बेटियों के रूसी नाम रख दिए, अनुष्का, सोनिया और नादिया। फिर वहां से ये अपने गांव लुसियाना लौट गए। ये इटली के एल्प्स श्रृंखला के बीच बसा छोटा सा गांव है, जहां की आबादी तब 3000 थी। वहां खिड़कियों में लकड़ी के शटर होते हैं, जिसे मैनी कहते हैं। मैनो या माइनो उपनाम उसी से जन्मा है। विश्व युद्ध के बाद इटली एक गरीब देश में तब्दील हो चुका था और अमेरिका की मदद से ही कुछ ऊपर उठ रहा था। पढ़ाई तो खैर क्या ही होती। उस जमाने में इटली में भी लड़कियां कम ही पढ़ाई जाती थीं। गांव में मिडिल स्कूल होते नहीं थे। लड़कियां, सोनिया भी, वहां से मीलों दूर एक आवासीय ईसाई स्कूल में रहकर पढ़ती थी। सोनिया को आगे अंग्रेजी पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज, इंग्लैंड के एक सस्ते स्कूल भेज दिया गया। हालांकि वो अंग्रेजी भाषा में कमजोर ही रही। इसी शहर में राजीव मिले। सोनिया के विपरीत राजीव भारत के सबसे शक्तिशाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। दून स्कूल से पढ़े थे, फर्राटा अंग्रेजी बोलते थे। वो उस ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने आए जहां उनके नाना जवाहरलाल नेहरू पढ़ चुके थे। सोनिया ट्रिनिटी के ग्रीक रेस्तरां अक्सर जाती थी, क्योंकि वो इतालवी भोजन के करीब था। वहीं वो वेट्रेस यानी बैरन बन गई। वहां एक इतालवी दोस्त के साथ एक दिन राजीव गांधी भोजन करने आए। सोनिया ने लिखा है कि पहली नजर में ही प्यार हो गया। राजीव का ऐसा कथन नहीं मिलता, लेकिन 1965 की उस पहली मुलाकात के बाद वे मिलने जरूर लग गए। उनके एक सहपाठी लिखते हैं, कैम्ब्रिज में छात्र छात्रा का अनुपात 12:1 का था। तो इतनी कम लड़कियों में यह कहना गलत ना होगा कि सोनिया सबसे सुंदर लड़की थी और ये दोनों सबसे सुंदर जोड़ी। राजीव रोज साइकिल से उनके घर जाते और वीकेंड पर अपनी एक सेकेंड हैंड फोक्सवैगन में घूमने जाते। 1965 में ही राजीव सोनिया को लेकर बॉलरूम गए, जिसकी चर्चा होती है कि सोनिया ने एक खूबसूरत गाउन पहना था और वे हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। यह सिलसिला चलता रहा। राजीव ने एक बेकरी में पार्ट टाइम काम ले लिया। इंदिरा गांधी उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थी। एक दफे काम से इंग्लैंड गईं, तो राजीव ने पहली बार सोनिया से मिलाया। जब वे अंग्रेजी में संवाद ठीक से ना कर सकी, तो इंदिरा गांधी ने फ्रेंच बोलना शुरू कर दिया, जो सोनिया को अच्छी आती थी। अगले साल संजय गांधी भी रोल्स रॉयस कंपनी में प्रशिक्षण के लिए चले गए, तो वो भी सोनिया से मिले। परिवार बनने लगा था। थोड़ी बहुत झिझक सोनिया के रूढ़िवादी पिता को हुई, जिन्हें राजीव ने इटली जाकर मनाने की कोशिश की। तुम्हारी मां राजनेता है, ठीक है, लेकिन तुम क्या करते हो? अभी मैं पायलट प्रशिक्षण ले रहा हूं, भारत जाकर लाइसेंस ले लूंगा। देखो, मेरी बेटी अभी नाबालिग है, साल भर बाद बालिग होगी। तुम दोनों साल भर अलग रहो, उसके बाद भी अगर प्रेम रहा तो यह भारत जा सकती है। ठीक 1 साल बाद जनवरी 1968 में सोनिया दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची, जहां राजीव, संजय और उनके एक अजनबी दोस्त रिसीव करने आए थे। राजीव ने कहा, यह मेरा दोस्त है, अमिताभ। शादी से पहले तुम इसी के घर में रहोगी। सोनिया ने इटली के स्कूल में कभी भारत का नाम सुना भी नहीं था। राजीव, इंदिरा और संजय को लंदन में देखकर भारत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। राजा को देखकर प्रजा का कहां पता लगता है। राजीव और संजय का बचपन तो विशाल 3 मूर्ति भवन में अपने नाना के साथ गुजरा था। उनके रंग ढंग, चाल ढाल, बोल चाल अभी जाते थे। सोनिया भारत आकर जिस पहले भारतीय से मिली, वे अमिताभ बच्चन थे, जो भविष्य के सुपरस्टार बनने वाले थे। उनके साथ
जिस लुटियन दिल्ली से गुजरकर वेलिंगटन क्रेसेंट बंगले पर सोनिया पहुंची, वो भी भारत के सबसे पॉश इलाके में था। यूं कहिए कि उसने भारत में नहीं, इंडिया में कदम रखा था। इटली के ग्रामीण परिवेश से उठकर आई सोनिया के लिए तो यह सब तिलिस्मी था। उसे ऐसी शानो शौकत का अभ्यास न था। दूसरी समस्या भाषा की थी। सोनिया कैम्ब्रिज के लैंग्वेज स्कूल में अंग्रेजी सीखने ही गई थी, लेकिन साल भर में भला क्या सीख पाती। भारत के रस्म और रिवाज से परिचय के लिए उसने सोचा कि हिंदी ही सीख ले। जो घर दिल्ली में उसका मायका बना, वो हिंदी के कवि हरिवंश राय बच्चन का घर था। धर्मयुग को 1985 में दिए साक्षात्कार में सोनिया कहती हैं, तेजी बच्चन मेरी तीसरी मां है। पहली मां इटली में, दूसरी मम्मी यानी इंदिरा गांधी और तीसरी तेजी बच्चन। तेजी बच्चन ने ही सोनिया का भारतीय भोजन, श्रृंगार, भाषा, संस्कृति आदि सभी से परिचय करवाया। इतना ही नहीं, तेजी इंदिरा गांधी की करीबी दोस्त थी और वो जानती थी कि वो एक कठोर सास होगी, डोमिनेटिंग। सो उसकी हां में हां मिलाकर ही चलना होगा। लगभग एक महीने बाद 25 फरवरी 1968 को राजीव सोनिया की शादी हो गई। सोनिया के पिता अब भी नाराज थे, तो वे आए नहीं। उस दिन के द हिंदू अखबार के अनुसार प्रधानमंत्री आवास पर राजीव सोनिया विवाह एक साधारण कार्यक्रम में संपन्न हुआ। सोनिया ने जरी गोटा साड़ी पहनी थी। वेद मंत्रों और शहनाई के मध्य माला पहनाई गई। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के निकट संबंधी ही आए थे। सोनिया के अंकल एंजेलो प्रेदेबॉन ने कन्यादान किया। इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री बन चुकी थी। एक सफदरजंग रोड निवास पर रहती थी और उसके साथ ही लगे एक अकबर रोड को उन्होंने ऑफिस में तब्दील कर लिया। उस समय कोई खास सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं रहती थी और आवास के दरवाजे भी खुले ही रहते थे। लॉन में आकर जान पहचान के लोग जैसे खुशवंत सिंह, पुपुल जयकर आदि बैठे रहते थे। इटली में एक और चीज उन दिनों भारत आई, लंब्रेटा स्कूटर। ये स्कूटर इटली ने बनाना बंद किया तो स्विट्जरलैंड ने शुरू कर दिया। मैं भी इस खटारा पर बैठ चुका हूं। लंब्रेटा भारत के लिए अनफिट थी, मौके बेमौके खराब हो जाती। राजीव के पास यही स्कूटर थी। इसी पर बिठाकर सोनिया को घुमाने इंडिया गेट जाते। संजय और अमिताभ भी साथ जाते। सोनिया अपने संस्मरण में लिखती हैं कि वे लोग अक्सर स्कूटर को कुछ दूर धक्का देते, तब जाकर स्टार्ट होती। जो भी हो, इनका परिवार एक छत के नीचे खुश ही था। सोनिया बोलती कम ही थी और पूरी गृहिणी बन गई थी। खाना बनाने का शौक था तो रसोई में ही व्यस्त रहती। 2 बच्चे भी हो गए तो उनका पालन पोषण और भी व्यस्त रखता। और फिर इंदिरा गांधी की साड़ी वगैरह की खरीद। बल्कि उस वक्त इतनी सेलिब्रिटी वाली बात नहीं थी, तो सोनिया खुद ही खान मार्केट से सब्जियां भी खरीद लाती थी। राजीव इंडियन एयरलाइंस में सह पायलट लग गए थे, तो हफ्ते में 2-3 दिन गायब ही रहते। राजनीति सोनिया के इर्द गिर्द चल ही रही होती, लेकिन भारतीय राजनीति समझना कहां आसान है। वो उन नेताओं के खाने पीने के इंतजाम में ही लगी रहती। उसके साथ बात करने वाला भी कोई ना था और ना ही लड़ने वाला। तभी घर में एक नई बहू आई, दिव्य सुंदरी, कमसिन, मॉडल, मेनका आनंद। छोटी बहू। सोनिया और मेनका में जमीन आसमान का फर्क था। सोनिया को राजीव ने सबसे पहले एक रेस्तरां की परिचारिका के रूप में देखा था, जबकि संजय ने मेनका को सबसे पहले बॉम्बे डाइंग के पोस्टर पर देखा था। मेनका दिल्ली की पंजाबी चुलबुली 17-18 साल की ब्यूटी क्वीन थी, जबकि सोनिया की दौड़ ले देकर सफदरजंग रोड से खान मार्केट तक थी। एक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली लड़की थी, जबकि दूसरी बड़ी मुश्किल से वाक्य पूरा कर पाती थी। एक पार्टियां करने वाली ग्रेटर कैलाश की उन्मुक्त लड़की, तो दूसरी अकेली, घरेलू, किचन में समय बिताने वाली। एक सौम्य अनुशासित पायलट राजीव की पत्नी थी, तो दूसरी लाडले बिगड़ैल नेता संजय की। मेनका भारतीय होकर भी प्रगतिवादी फिरंगी मिजाज की थी और सोनिया फिरंगी होकर भी भारतीय गृहिणी मिजाज की। द्वंद्व तो होना ही था।
संजय दून स्कूल से ड्रॉप आउट थे। इंग्लैंड में भी कोर्स पूरा न कर सके। उनके दोस्त वीनू कपूर के रिश्ते में बहन थी मेनका। मेनका भी ड्रॉप आउट ही थी, जो मॉडलिंग करने लगी। वीनू के घर पर एक कॉकटेल पार्टी में ही नजरें मिली और दोनों मिलने लगे। ये 1973 की बात है, जब मेनका महज 17 साल की थी। जब घर में बात मालूम पड़ी तो मेनका के सिख अभिभावकों ने उसे भोपाल भेज दिया। वे शादी के खिलाफ थे, लेकिन ये दोनों कहां मानने वाले। 18 साल की होते ही मेनका दिल्ली लौटी और शादी की तैयारी शुरू। अब प्रधानमंत्री के घर से बारात कैसे ग्रेटर कैलाश जाती। वहीं आधे किलोमीटर पर मोहम्मद यूनुस का बंगला था, हरिवंश राय बच्चन के वेलिंगटन क्रेसेंट के ठीक पड़ोस में। वहीं मंडप बना। तो जैसे सोनिया का मायका बना था बच्चन जी का घर, मेनका का मायका बना ठीक पड़ोस में यूनुस साहब के घर। वहीं सितंबर 1974 में शादी हो गई। संजय मेनका से 10 साल बड़े थे, लेकिन मेनका फिर भी अधिक पढ़ी लिखी थी। शादी के बाद घर का माहौल तो भारतीय परिवार जैसा ही था। बड़ी बहू के हाथ में रसोई थी, घर की जिम्मेदारी थी, और इससे मेनका को खास परेशानी भी नहीं थी। उसे खाना बनाने में रुचि भी नहीं थी। उम्र ही कितनी थी। मेनका की रुचि थी पॉलिटिक्स में। वो उस समय भी इंदिरा गांधी के भाषण के लिए अच्छे अंग्रेजी उद्धरण ढूंढती रहती थी। वो संजय के साथ राजनीति में दखल रखती थी, जिसका जिक्र मैंने जेपी पर किताब में किया है। आखिर वो इमरजेंसी का वक्त था, जब संजय मनमर्जी का राज कर रहे थे। राजीव और सोनिया तो कहीं नेपथ्य में थे। पहली बार 1975 में इंदिरा गांधी ने राजीव सोनिया को मंच पर लाया, जिसमें छोटे छोटे राहुल प्रियंका तक खड़े थे। यह भी जबरदस्ती ही था, क्योंकि करीबी लोग मानते हैं कि राजीव इमरजेंसी के समर्थन में नहीं थे। यह बस जेपी आंदोलन के समय जनता की सिंपैथी के लिए इंदिरा गांधी ने मजमा लगाया था कि हमारा पूरा परिवार समर्पित है। अन्यथा राजनैतिक कमान बस संजय मेनका के हाथ ही थी। न सिर्फ राजनैतिक, बल्कि व्यावसायिक भी। मेनका का परिवार बिजनेस माइंडेड था ही, तो तमाम डील संभालने में मदद मिल जाती थी। उसकी मां अमतेश्वर आनंद तो इंदिरा गांधी की सहेली बन गई थी। लेकिन यह राज आखिर खत्म हुआ। इंदिरा गांधी 77 का चुनाव बुरी तरह हार गई। प्रधानमंत्री निवास छिन गया। यह उनके लिए इस हद तक अकल्पनीय था कि इंदिरा गांधी के पास दिल्ली में रहने के लिए घर ही नहीं था। 3 मूर्ति भवन तो संग्रहालय बन गया था। ये लोग लौटकर उसी घर पहुंचे जहां संजय की बारात गई थी। 12 वेलिंगटन क्रेसेंट, अमिताभ बच्चन के पड़ोस में। जब बाहर समीकरण बदले तो अंदर भी बदलने ही थे। इंदिरा गांधी में कूटनीति का अनुभव था। वापस आना तय था। संजय लगभग खत्म हो चुके थे। जनता पार्टी हाथ धोकर पड़ी थी। सोनिया भी जाने अनजाने संजय के मारुति जाल में फंस चुकी थी। मेनका की ग्वालियर राज परिवार से नई दोस्त बन रही थी वसुंधरा। जीना जिल्लत से है तो मरना उससे अच्छा है। दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णचंद का सुसाइड नोट। जर्मनी में जब 1945 में रेड आर्मी घुस गई, तब हिटलर, गोएबेल्स, हिमलर समेत लगभग 1000 नाजियों ने खुद को गोली मार ली। वे डर गए कि उन पर मुकदमा होगा, यातना दी जाएगी। 30 साल तक कांग्रेस अजेय थी। 17 साल तक तो नेहरू ही प्रधानमंत्री रहे। दुनिया के कई तानाशाहों को इतनी लंबी सत्ता नसीब नहीं हुई। एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश में इतने लंबे समय तक एक ही पार्टी सत्ता में रहे और विपक्ष का लगभग नामो निशान ना हो, यह एक अजूबा उदाहरण है। उसके बाद एक खिचड़ी विपक्ष जैसे तैसे आती है और 2 साल भी नहीं टिक पाती। पुनः कांग्रेस 10 साल तक रहती है, फिर भी विपक्ष नदारद। इस देश में एक ढंग के विपक्ष बनते बनते ही 5-6 दशक लग गए। बिना विपक्ष के क्या लोकतंत्र। आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की और जनता पार्टी सरकार में आई, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरत छाप थी। भले कुछ महीने ही सही, लेकिन यह भी एक रिवेंज गेम बनकर रह गया। जनता पार्टी ने इमरजेंसी ज्यादतियों के लिए शाह कमीशन बिठाई।
इंदिरा गांधी, संजय गांधी, विद्याचरण शुक्ल और उनके तमाम गुर्गों की घेराबंदी की गई। जनता पार्टी इस फेर में कुछ खास रचनात्मक कर भी नहीं पाई। मार्च 1977 में मोरारजी देसाई ने शपथ ली। अप्रैल में संजय गांधी के मारुति प्रोजेक्ट पर जांच कमीशन बैठी। मई के आखिरी हफ्ते में शाह कमीशन गठित हुई। जून में मेनका गांधी के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद ने खुद को गोली मार ली। ये नोट लिखकर कि संजय की चिंता बढ़ गई है। मई 1978 में संजय गांधी को इमरजेंसी के दौरान एक फिल्म किस्सा कुर्सी का की रील जलाने के जुर्म में तिहाड़ भेजा गया। जुलाई 1978 में संजय गांधी के खास सहयोगी रहे दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल कृष्णचंद रात को 8 बजे साउथ दिल्ली के अपने घर से यह कहकर निकलते हैं कि एक वकील दोस्त से मिलने जा रहे हैं और कभी नहीं लौटते। उनकी लाश 2 किलोमीटर दूर एक कुएं में मिलती है। इससे पहले वो शाह कमीशन के सामने कह चुके थे कि मुझे संजय गांधी के आदेश आते थे तभी मैं गिरफ्तारियां करवाता था, लेकिन बाकी मिलकर उन्हें फंसा रहे हैं। ये इमरजेंसी के बाद दूसरी बड़ी आत्महत्या थी। 1978 में ही मारुति घोटाले में गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट आई। इसके अनुसार संजय गांधी ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज नाम से एक फर्जी कंपनी बना ली थी, जो मारुति लिमिटेड से प्रति महीना वेतन, गाड़ी खर्च आदि लेती थी। 10 लाख एडवांस भी ले लिए थे, जबकि एक भी गाड़ी अब तक बनी नहीं थी। ताज्जुब की बात यह थी कि इसमें उनकी पार्टनर सोनिया गांधी थी। उनको भी मासिक वेतन आदि मिलना था, जो उनके अनुसार कभी मिला ही नहीं, ना ही उनके खाते में आए। कमीशन ने यह भी कहा कि एक विदेशी नागरिक होने के नाते वो बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के शेयर होल्डर बन ही नहीं सकती। रशीद किदवई लिखते हैं कि राजीव गांधी को जब यह मालूम पड़ा तो उन्होंने सोनिया को बुलाकर डांटा, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो, मुझसे बिना पूछे। दिसंबर 1978 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी तिहाड़ जाना पड़ा। उन दिनों इंदिरा गांधी के घर में तनाव का माहौल था। एक तो घर भी छोटा था और उनके पुराने खानसामे की भी मृत्यु हो गई थी, तो अब भोजन सोनिया ही बनाने लगी। इंदिरा गांधी अब उस शक की मोड में जा रही थी कि दूसरों का बनाया खाना खाती भी नहीं। किसी भी बात पर झगड़े हो रहे थे। उनके संबंधी और डिप्लोमेट बीके नेहरू एक वाकया बताते हैं कि एक दिन अंडा ठीक से तला नहीं गया था तो संजय गांधी सोनिया पर आग बबूला हो गए। इन सबके बीच इंदिरा गांधी के चेहरे पर मुस्कान लाने में कुछ हद तक कामयाब रही मेनका गांधी। उन्होंने एक पत्रिका शुरू की, सूर्या। उस पत्रिका ने इंदिरा गांधी के विरोधियों और जनता पार्टी के पोल खोलने शुरू कर दिए। मेनका गांधी की इस पत्रिका ने ही छापा भारत का पहला राजनीतिक सेक्स स्कैंडल। राजनीति जब अपने घिनौने अवतार में आती है तो आदर्शों की चिता जलती ही है। मैं जब कैनेडी पर लिख पढ़ रहा था तो जैकलिन कैनेडी का एक कथन पढ़ा, इंदिरा मुझे अक्खड़, स्वार्थी और चालबाज महिला लगी। जैकी मुश्किल से 2 मौकों पर मिली होगी। संस्कृति का भी फर्क था, लेकिन बात जेपी की इस मान्यता से मेल खाती है कि इंदिरा गांधी किसी भी हद तक जा सकती है। जगजीवन राम आजाद भारत के सबसे कद्दावर दलित नेताओं में से रहे। इंदिरा गांधी के समय रक्षा मंत्री रहे और इमरजेंसी के ठीक बाद पाला बदलकर जनता पार्टी की सरकार में पुनः रक्षा मंत्री बन गए। जाहिर है इंदिरा गांधी के लिए यह पीठ में छुरा भोंकने के बराबर था, लेकिन इसका बदला लेने के फेर में राजनीति अपने रसातल में चली गई। जगजीवन राम के पुत्र सुरेश राम गया बिहार से विधायक रहे थे। बाद में दिल्ली में उनके साथ ही रहते थे। खबरों में उनकी लाल बत्ती में घूमती अय्याश छवि ही मिलती है। शादीशुदा थे, लेकिन सत्यवती कॉलेज की एक 20 साल की लड़की सुषमा चौधरी से इश्क हो गया। वो जाट थी। यह बताना इसलिए जरूरी है कि उस वक्त जनता पार्टी टूटने की कगार पर थी। जगजीवन राम और जाटों के सिरमौर नेता चौधरी चरण सिंह में प्रधानमंत्री बनने की होड़ मची थी। अधिकतर रिपोर्टों की सहमति यही है कि चौधरी चरण सिंह और राजनारायण ने मिलकर इस खोटे सिक्के को भुनाना चाहा। उन्होंने इस रिश्ते के पीछे स्टिंग करने के लिए लोग लगा दिए। उस जमाने में वीडियो तो नहीं, लेकिन पोलराइड कैमरा प्रचलित हो गया था। सुरेश राम 40 वर्ष और सुषमा 20 वर्ष की
बेडरूम तस्वीरें निकल कर आ गईं, जैसे भी आई, मगर यह खजाना विपक्षियों के हाथ लग गया। अखबारों के अनुसार केसी त्यागी, अब 2020 में जेडीयू नेता, उस समय चरण सिंह के शिष्य हुआ करते थे। वही एक और सहयोगी के साथ मिलकर सुरेश राम की मर्सिडीज गाड़ी से यह फोटोग्राफ उड़ा लाए। फोटो राजनारायण तक पहुंची, जो अब साधु सन्यासी बनने की राह पर थे और रामायण पाठ करते रहते थे। वो पत्रकारों को इन चित्रों पर काव्यात्मक कमेंट्री देने लगे। मोरारजी देसाई ने देखकर कहा, क्या है ये, हटाओ इसको मेरे सामने से। चित्र घूम फिर कर पहुंचे भी तो खुशवंत सिंह के पास। उनके लिए ये क्या था बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने चटखारे लेकर कहा, कामसूत्र की 64 कलाओं में 9 तो इनमें मौजूद हैं। जगजीवन राम ने उन्हें संदेश भिजवाया कि अगर तस्वीरें नहीं छपी तो वे इंदिरा गांधी से हाथ मिलाने को तैयार है। इंदिरा गांधी ने शर्त रख दी कि वे पहले इस्तीफा दें और जनता पार्टी का साथ छोड़ें। आखिर ये 9 चित्र मेनका गांधी की मैगजीन सूर्या में छप गए और लाखों प्रतियां हाथों हाथ बिक गईं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार दिल्ली स्टेशन पर 50 रुपए में एक तस्वीर बिक रही थी। लखनऊ में पोस्टर ही लग गए थे। जगजीवन राम के सभी स्वप्न टूट गए और यह स्कैंडल उनके राजनीतिक करियर का अवसान तय कर गई। न सिर्फ उनका, बल्कि जनता पार्टी सरकार का भी। मेनका गांधी ने हेडलाइन दिलवाए थे, क्या रक्षा मंत्रालय के पेपर लीक हुए हैं, चीन दूतावास को भेजे गए हैं। मुमकिन भी होता, क्योंकि सुरेश राम रक्षा मंत्रालय में खुलेआम घूमते ही थे। लेकिन यह तरीका ठीक नहीं था। सुरेश राम ने अपने बचाव में वही घिसा पिटा बयान दिया कि उनका अपहरण कर नशे में तस्वीरें ले ली गई। जहां मेनका और इंदिरा गांधी जैसी स्त्रियों ने एक युवती की इज्जत को सरेआम उछाला, वहीं सुरेश राम ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। शायद ही किसी सेक्स स्कैंडल में यह हुआ होगा। उन्होंने अपने पिता से बगावत कर सुषमा से विवाह कर लिया। 6 साल बाद सुरेश राम की मृत्यु हो गई और सुषमा कहीं गुमनामी में खो गई। मेनका गांधी का यह कर्म भविष्य में उनके जीवन में वापस लौटा। उनके अपने पुत्र इसी तरह के स्कैंडल में लिप्त पाए गए और उन पर भी उसी तर्ज पर डिफेंस सीक्रेट लीक के इल्जाम लगे। छोटा पेड़। जनता पार्टी सरकार गिर गई। गिरना ही था। चरण सिंह ने मोरारजी देसाई सरकार से अपने चरण खींचे और ऐसी नौबत आई कि लौटकर इंदिरा गांधी का ही समर्थन लेने जाना पड़ा। 1979 के अगस्त तक उनकी सरकार गिर गई और नए चुनाव घोषित हो गए। जनता का जनता पार्टी से भ्रम टूटा और जनवरी 1980 में भारी जीत से कांग्रेस इंदिरा की सरकार बनी। संजय गांधी भी अमेठी से अपना पहला चुनाव जीते। इंदिरा गांधी ने रायबरेली और मेडक आंध्र प्रदेश से चुनाव जीता। रायबरेली सीट बाद में अपने पिता के परिवार के ही अरुण नेहरू को दे दी गई। 13 मार्च 1980 को संजय और मेनका के पुत्र फिरोज वरुण गांधी का जन्म हुआ। यह बच्चा इंदिरा गांधी का लकी चार्म और परिवार का सबसे दुलारा बच्चा बना। गांधी परिवार अपने पुराने सफदरजंग रोड आवास में शिफ्ट हो गया। इस नई जीत के बाद संजय गांधी में बाहरी बदलाव आ रहे थे। पार्टी के लोग पसंद करने लगे थे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। संजय के लिए उनके समर्थक मिठाई लेकर भी आ गए। लेकिन इंदिरा गांधी की मंशा स्पष्ट थी। संजय को अगला प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया। संजय ने कुछ विरोध भी जताया, लेकिन मना लिए गए। एक जिक्र आता है कि एक दिन संजय 108 रुद्राक्षों की माला लेकर आ गए और उसे गले में डालने लगे। इंदिरा ने रोका कि तुम्हारी अभी यह सब पहनने की उम्र नहीं हुई। मेनका राजनीति और अपने पशु अधिकार यानी एनिमल राइट्स कार्यों में व्यस्त हो गई। नजमा हेपतुल्ला ने एक साक्षात्कार में कहा कि वरुण की जिम्मेदारी सोनिया ही संभालती थी। राजीव और संजय दोनों को मशीनों का शौक था। दोनों के पास पायलट लाइसेंस थे, लेकिन उड़ाने का तरीका अलग था। राजीव संभलकर प्रोटोकॉल से चलने वाले व्यक्ति थे और संजय रिस्क लेने वाले। संजय को हवाई कलाबाजी में कुछ पुरस्कार भी मिले थे।
जनता पार्टी सरकार ने संजय गांधी का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इंदिरा के आते ही जब लाइसेंस वापस मिला तो वापस हवाई जहाज उड़ाने की तलब भी हुई। इंदिरा ने एक पिट 2A नामक छोटा लेकिन तेज तर्रार हवाई जहाज खरीदा था, जिसे लाइसेंस आखिर जून 1980 में ही मिल सका। उस समय राजीव गांधी सपरिवार अपने ससुराल इटली गए हुए थे जब संजय के हाथ में यह हवाई जहाज आया। 21 जून शनिवार को वो मेनका गांधी के साथ पहली बार उड़ाने निकले और आधे घंटे तक उड़ाया। 23 जून को वो फिर से हड़बड़ी में सुबह सुबह जहाज उड़ाने निकले। इंदिरा गांधी और मेनका गांधी ने उन्हें जाने से रोका, लेकिन वो मेटाडोर लेकर निकल गए। उनको माधवराव सिंधिया उस वक्त नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ जहाज उड़ाना था, लेकिन उनको देर हो रही थी। संजय गांधी फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के पास पहुंच गए। सुभाष ने कहा, आज मैं जहाज नहीं उड़ाऊंगा। संजय ने कहा, चिंता मत करो, तुम बस साथ बैठना। सुभाष क्लब पहुंचकर चाय पीने बैठे ही थे कि एक चपरासी दौड़ा आया कि साहब जल्दी बुला रहे हैं। संजय उस 2 सीटर जहाज की पिछली सीट पर कुर्ता और कोल्हापुरी चप्पल में कंट्रोल लिए बैठे थे। सुभाष अगली सीट पर बैठ गए। राजीव ने कई बार कहा था कि जहाज हमेशा अच्छे जूतों के साथ ही उड़ाओ, मगर संजय कहां सुनने वाले थे। सुबह 7:58 में जहाज उड़ा। उसके साथ सख्त हिदायत थी कि 5000 फीट से नीचे और किसी आवासीय इलाके में ना उड़ाया जाए, लेकिन संजय बेपरवाह कलाबाजियां करने लगे। नीचे खड़े एक चपरासी ने देखा कि संजय ने 3 बेहतरीन लूप बनाए और चौथे में सीधा नीचे आवासीय इलाके की ओर गिरने लगे। जहाज तेजी से होटल अशोका के पीछे क्रैश होता दिखने लगा। चपरासी साइकिल लेकर जहाज की ओर भागा। उसने कहा, मैंने देखा कि जहाज पेड़ों के बीच गिरा पड़ा है। संजय दूर छिटक कर पड़े हैं और कैप्टन का पैर जहाज में और सिर नीचे लटका पड़ा है। दोनों बुरी तरह घायल थे, लेकिन शायद मरे नहीं थे। 8:20 में इंदिरा गांधी को खबर मिली तो वो भागी आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त उनसे मिलने आए थे। उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री कोई अनहोनी खबर सुनकर निकली हैं, तो वो भी अपनी गाड़ी में उनके पीछे हो लिए। वहां मेडिकल टीम संजय के लहूलुहान शरीर को निकालने में लगी थी। दोनों शरीरों के चीथड़े हो गए थे। वे मर चुके थे। हालत यह थी कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने मेनका और इंदिरा को शव दिखाने से मना कर दिया। पहले संजय की लाश के चीथड़े जैसे तैसे जोड़े गए और तभी दोपहर में प्रधानमंत्री आवास भेजे गए। इंदिरा गांधी की भावनाओं का एक अलग ही चित्र उभरता है। जाहिर है उनके लिए ये अपूर्णीय क्षति थी, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। वो एक काला चश्मा पहनकर अस्पताल में खड़ी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर उनसे मिलने आए। अटल बिहारी वाजपेयी ने सहानुभूति जताते कहा, इस वक्त आपको हिम्मत से काम लेना होगा। इंदिरा गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चंद्रशेखर को किनारे ले गईं और कहा, आपसे असम के संबंध में बात करनी थी, वहां के हालात ठीक नहीं। चंद्रशेखर ने कहा, यह सही वक्त नहीं, आपसे मैं बाद में बात कर लूंगा। इंदिरा ने कहा, नहीं नहीं, यह बहुत जरूरी मुद्दा है। वाजपेयी और चंद्रशेखर हैरान रह गए कि यह कैसी मां है जिनके सामने पुत्र का मृत शव पड़ा है और उन्हें असम की चिंता हो रही है। या तो वो पत्थर बन चुकी हैं, या अपने गम भुलाने के लिए मन भटका रही हैं, या विपक्षी होने के नाते यह दिखाना चाहती हैं कि इस घड़ी में भी देश की चिंता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी इंदिरा गांधी ने कहा कि जल्दी लखनऊ लौट जाइए, वहां काफी काम पड़ा है। वाजपेयी निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी ही थी इंदिरा गांधी। उनके मन में क्या चल रहा होता, ये पढ़ना कठिन था। राजीव का परिवार भी इटली से आया और जवाहरलाल नेहरू की समाधि के पास ही राजीव ने संजय को मुखाग्नि दी। संजय गांधी के हजारों समर्थकों की भीड़ जमा थी। उनके मन में यही प्रश्न था कि अगला कौन। कांग्रेस इस परिवार से आगे सोचने की क्षमता रखती भी नहीं थी। राजीव पर ही दबाव बनना था और इंदिरा गांधी ने नटवर सिंह सरीखों को इस काम में शीघ्र लगा दिया। राजीव ने कहा, मैं संजय न हूं न बन सकता हूं। मैं एक साधारण पायलट हूं, वही वेतन मेरी कमाई भी है।
काफी टाल मटोल के बाद राजीव ने पायलट की नौकरी से इस्तीफा दिया और मई 1981 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। हालांकि पार्टी के कई युवा सदस्यों की नजर में संजय की जगह राजीव की नहीं बल्कि मेनका गांधी की थी। यह बात कुछ हद तक ठीक भी थी। मेनका भले ही महज 24 साल की थी, लेकिन उनका राजनैतिक अनुभव राजीव से अधिक था। उसी बीच अप्रैल 1980 में जनता पार्टी ने अपने जनसंघी सदस्यों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य से इस्तीफा देने को कहा। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी से अलग हो गए। एक नई पार्टी की रूपरेखा बनी। दिसंबर 1980 में बंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली हुई। वहीं पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। संजय के जाते ही परिवार बदल गया। मेनका महज 23-24 साल की उम्र में विधवा हो गई, वो भी भारतीय विधवा, जिस पर पूरे भारत की नजर थी। उनके लिए यूं घूमना फिरना, सार्वजनिक पार्टियां करना आसान ना था। हालांकि कुछ लेखक लिखते हैं कि वो जश्नों में हिस्सा लेती थीं। इंदिरा गांधी के घर में कभी कभार सहानुभूति मिलने के बावजूद वो अलग थलग पड़ गई थी। इंदिरा गांधी स्वयं चिड़चिड़ी हो गई थी और गुस्सा मेनका पर भी निकलता ही रहता। भविष्य की चिंता सिर्फ कांग्रेसियों को ही नहीं थी, भविष्य की चिंता परिवार में भी थी। मेनका की मां अमतेश्वर आनंद की 2 शर्तें थीं। पहली तो ये कि मेनका को युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए और दूसरी ये कि अमेठी की खाली सीट भविष्य में मेनका गांधी को मिले। दूसरी शर्त तो उस वक्त मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि लोकसभा की न्यूनतम आयु सीमा ही 25 वर्ष है। इंदिरा गांधी को राजीव को राजनीति में लाना था और इसलिए अमेठी से उन्हें ही खड़ा करना था। सोनिया को भी मेनका से समस्या होने लगी, क्योंकि वो अधिक रसूखदार और राजनीतिक शक्ति वाली लग रही थी। किसी भी हालत में राजीव और मेनका दोनों में विकल्प तो एक ही चुनना था। अगर दोनों साथ होते तो इस पावर गेम में कांग्रेस टूट भी सकती थी। इंदिरा गांधी ने अपनी समधन और दोस्त अमतेश्वर आनंद को घर आने से मनाही कर दी। अब मेनका ही उनके घर जाकर रोज मिलती थी। राजीव गांधी जबरदस्ती राजनीति में धकेल दिए गए थे। जब वो अमेठी से चुनाव लड़ने गए तो वहां के राजकुमार संजय सिंह उनके साथ रहते। पत्रकारों ने इस नौसिखिए और राजनीति में शून्य राजीव को घेरना शुरू किया। उनसे कुछ भी पूछा जाता, वो एक ही जवाब देते, मैं आपको क्यों बताऊं। लगभग 15 सवालों का उन्होंने लगातार यही उत्तर दिया। एक पत्रकार ने अंत में पूछा, पंजाब के विषय में आप क्या सोचते हैं? राजीव ने कहा, मैं आपको क्यों बताऊं, क्योंकि यह राष्ट्रीय मुद्दा है। तो मम्मी से पूछिए, मेरा मतलब है प्रधानमंत्री जी से पूछिए। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छप गई, मम्मी से पूछिए। यह खबर सिद्ध कर रही थी कि राजीव को राजनीति और देश के मुद्दों का कोई ज्ञान नहीं। वो पार्टी की बागडोर संभालने के लिए बिल्कुल ही अयोग्य थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमेठी की जनता को राजीव गांधी का भोलापन भा गया था। राजीव और संजय में जो स्पष्ट अंतर था, वो गांव में रहने वालों से भी छुपा नहीं था। संजय एक दबदबे और रौब के साथ गांव आते थे, जबकि राजीव गांव वालों को चुपचाप सुनते थे। शायद यही वजह थी कि राजीव बहुत जल्द गांव वालों के लिए राजीव भैया बन गए। जब वो अमेठी में थे तो गांव की कुछ झोपड़ियों में आग लग गई। राजीव को लखनऊ निकलना था, लेकिन ऐसी स्थिति में कैसे जाते? वो गाड़ी लेकर उन झोपड़ियों में पहुंच गए और एक एक घर में बारी बारी से जाकर उनसे बात की, उनके कंधे पर हाथ रखा। यह संजय गांधी ने कभी नहीं किया था। ये गरीब लोग थे जिनके कंधे पर किसी नेता ने कभी हाथ नहीं रखा था। राजीव के लिए यह चुनाव तो एक आसान एक तरफा जीत थी, लेकिन पहली बार यह युवराज जमीन पर उतरा था और देश की गरीबी को इतने करीब से देख रहा था। यह प्रश्न जरूर उठता है कि इस गरीबी को देखकर आखिर किया क्या? क्या अमेठी की गरीबी मिट गई? राजीव के सांसद बनने के बाद वही सास बहू कथाएं मिलती हैं। संजय की मृत्यु के कुछ महीने बाद सभी नैरोबी घूमने गए। राजीव के परिवार को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया, लेकिन मेनका गांधी को साधारण पासपोर्ट की लाइन में आना पड़ा। उन्होंने इसका मुद्दा बनाया कि राहुल और प्रियंका भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर गए।
और वो उनकी आया की तरह साधारण पासपोर्ट पर। हालांकि जब पिता को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है तो बच्चों को मिलता ही है। मेनका किसी संवैधानिक पद पर थी नहीं, इसलिए नहीं मिला। राजीव अमेठी से सांसद बन गए थे। इंदिरा गांधी ने संतुलन बनाने का प्रयास किया। उन्होंने मेनका गांधी को अपना निजी सचिव बनाया और अपने कार्यों में योगदान लिया। एक 24 साल की युवती के लिए प्रधानमंत्री के कार्यों को करीब से देखना एक बेहतरीन इंटर्नशिप थी। राजीव सांसद होकर भी राजनीतिक गतिविधियों से दूर ही थे। सोनिया गांधी को इस बात से परेशानी होने लगी। उन्हें लगा कि मेनका का कद बढ़ गया तो उनके पति की कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। इस परिवार में एक बात यह भी थी कि लोग चिट्ठियों से बतियाते थे। यह आज के जमाने के ईमेल जैसी बात है। आप सामने प्रेम से बात करेंगे लेकिन ईमेल पर अपनी भड़ास निकालेंगे। सोनिया भी इंदिरा को चिट्ठी लिखने लगी कि मेनका को निजी सचिव बनाना ठीक नहीं। मेनका को घर में किनारे किया जाने लगा। औपचारिक भोजों पर भी पूरा परिवार साथ बैठता, लेकिन मेनका को अलग स्टाफ लोगों के साथ बिठा दिया जाता। यह कहकर कि राजीव सांसद हैं तो विदेश प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, जबकि मेनका सचिव है तो ऑफिस के लोगों के साथ बैठे। वहीं वरुण के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं था, बल्कि वरुण तो इंदिरा गांधी के कमरे में ही सोता, शायद इसलिए कि आखिर वो संजय का खून था। इन बातों का मेनका पर प्रभाव पड़ना ही था, लेकिन वो किससे कहती? मेनका के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन वो कांग्रेस पर अपनी पकड़ नहीं खोना चाहती थी। दूसरी बात यह भी थी कि उन्हें वरुण के भविष्य की चिंता थी। उन्हें लगता कि भले उनके साथ सौतेला व्यवहार हो, लेकिन वरुण का राजनीतिक करियर इंदिरा गांधी के कारण बेहतर ही होगा। उन दिनों मेनका गांधी की सबसे अच्छी सहेली बनी वसुंधरा राजे सिंधिया। वो नियमित घर पर आती और संभव है कि मेनका अपनी बातें उन्हें बताती। ये बात आगे और पुख्ता हुई जब एक बड़ी डील हुई। कैंप भी बनने लगे थे। राजीव के इर्द गिर्द उनके दून स्कूल के दोस्त जमा होने लगे थे और मेनका के आसपास संजय गांधी के युवा कांग्रेसी लठैत। मीडिया में इन कैंपों को कहा जाता दून्स वर्सेस गूंस। दो परिवार, गांधी बनाम सिंधिया। इंदिरा गांधी के घर में बगावत तो शुरू हो चुकी थी। कदम संभाल कर रखे जा रहे थे, लेकिन गांधी परिवार में सेंध किसने लगाई? इसके लिए दिल्ली से दूर चलना होगा, ग्वालियर। गांधी नेहरू वंश ने अगर आजादी के बाद कूटनीति का स्कूल स्थापित किया, तो ग्वालियर का सिंधिया परिवार तो यह खेल आजादी के पहले से खेल रहा था। सियासत में वे कहीं आगे थे। ये उनके खून में है। यही वजह है कि तमाम रजवाड़े ढह गए, लेकिन ये रियासत आज भी सियासत में अपने पैंतरों से पीढ़ी दर पीढ़ी पकड़ बनाए हुए है। आज 2020 की राजनीति समझने के लिए हमें 6 दशक पीछे लौटना होगा। ग्वालियर राज परिवार हिंदू महासभा को शय देता रहा था। जाहिर है कांग्रेस से उनका बैर था, लेकिन खुलकर कहते नहीं थे क्योंकि अंग्रेज अब चले गए थे। अब सत्ता में जवाहरलाल नेहरू थे। अगर ग्वालियर गुना इलाकों पर कांग्रेस को पकड़ बनानी थी तो सिंधिया परिवार को अपने खेमे में करना ही था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद हिंदू महासभा पर शिकंजा कसा गया था और सिंधिया परिवार अब चोरी छुपे ही उन्हें आर्थिक मदद दे सकता था। महाराज जीवाजी राव सिंधिया ने बहाना बनाया कि वो राजनीति में रुचि नहीं रखते, इसलिए कांग्रेस से नहीं जुड़ सकते। लेकिन राजमाता भी तो थीं। 1956 में जब महाराज बंबई, आज की मुंबई में थे, राजमाता पंडित नेहरू से मिलने दिल्ली पहुंच गईं। अब बात जो भी हुई हो, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री ने उनके सामने ऑफर रख दिया। महाराज नहीं लड़ सकते, लेकिन वो तो चुनाव लड़ सकती हैं। ग्वालियर से ना सही, गुना से लड़ लें। राजमाता विजया राजे सिंधिया जैसे ही कांग्रेस की टिकट पर खड़ी हुई, पूरा क्षेत्र कांग्रेस के समर्थन में आ गया। यह वो जमाना था जब राजमाता एक पर्चे पर लिख कर दे देती कि इस प्रत्याशी को मेरा आशीर्वाद है, तो उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। खुद खड़ी हो गई, फिर तो जलजला आना ही था। 1957 में गुना और 1962 में ग्वालियर से राजमाता लोकसभा चुनाव जीत गईं।
महाराज जीवाजी राव की 1961 में मृत्यु हो गई थी। उस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति पर कांग्रेसी नेता द्वारिका प्रसाद मिश्र का दबदबा था। यह मान्यता है कि उन्हें इन राजघरानों से नफरत थी। 1966 के मार्च में एक भीषण रक्तपात हुआ। बस्तर महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव को उनके 11 सहयोगियों के साथ जगदलपुर के राजमहल की सीढ़ियों पर पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का कहना था कि वो आदिवासी विद्रोह संचालित कर रहे थे, जो ठीक भी था। उसी साल सितंबर में ग्वालियर में छात्र आंदोलन हुआ और 2 छात्र पुलिस की गोली से मारे गए। राजमाता को लगा कि जिस ग्वालियर में एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, वहां राज्य पुलिस ने गोली कैसे चला दी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया। यही था देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट, जिसे हम कई बार जेपी आंदोलन और वीपी सिंह की चर्चा में भूल जाते हैं। ग्वालियर की उस घटना ने 2 दशकों से मौका ढूंढ रहे हिंदुत्व ब्रिगेड को जगा दिया। राजमाता अगर जनसंघ में आ जाएं, तो पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। संघ प्रचारक कुशाभाऊ ठाकरे मिलने गए और बात बन गई। राजमाता 1967 में करेरा विधानसभा सीट से जनसंघ के टिकट पर और गुना लोकसभा सीट से स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी। जीतना तो खैर था ही। उसके बाद राजमाता ने विपक्ष में बैठकर ऐसी कूटनीति लगाई कि पहली बार कांग्रेस सरकार को जनसंघ ने पलटी दे दी। कांग्रेस के विधायकों को राजमाता ने तोड़ लिया और कांग्रेसी गोविंद नारायण सिंह रीवा राज को जनसंघ की तरफ मिला लिया। ग्वालियर राजमहल में बागी विधायक वैसे ही रखे गए थे जैसे आजकल रिजॉर्ट में घेर कर रखते हैं। सोए पड़े जनसंघ में जैसे ऊर्जा आ गई। 1971 में राजमाता जनसंघ के टिकट पर गुना से चुनाव जीती। 26 वर्ष के माधवराव सिंधिया भी जनसंघ के समर्थन से भिंड सीट जीते और ग्वालियर से इस बार खड़े हुए थे चिर जनसंघी अटल बिहारी वाजपेयी। जनसंघ अब चिंगारी तो भड़का चुका था, लेकिन इसे दहकती ज्वाला में बदलना था। इसके लिए कोई ऐसा लीडर चाहिए था जिस पर दाग ना हो और जन समर्थन हो, जैसे जयप्रकाश नारायण। उसके बाद क्या हुआ, वो कहानी तो मैं अलग किताब में लिख चुका। अगर आप क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो आज के भगवा राज की पूरी जड़ नजर आ जाएगी। उसी श्रृंखला में एक छोटी कड़ी थी इंदिरा गांधी के घर में फूट। टारगेट मेनका गांधी। उस फूट से पहले राजमाता का अपना घर ही टूट चुका था। मुकाबला बराबरी का था। वसुंधरा राजे मेनका गांधी से बस 3 साल ही बड़ी थी। उनका विवाह भी कम ही उम्र में हो गया था और 2 साल बाद वो अपने पति से अलग हो गई थी। दोनों इस मामले में अकेली थी। राजनीति में तो उस समय यूं भी महिलाएं कम ही थी, सो दोस्ती जल्दी हो गई। मार्च 1981 में फिरोज वरुण गांधी के पहले जन्मदिन पर वसुंधरा ने मेहरौली के अपने निवास पर बड़ी पार्टी रख दी। संजय की मृत्यु को 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे, इसलिए प्रधानमंत्री निवास पर ऐसा कोई आयोजन संभव नहीं था। लेकिन मेनका कहीं और यह पार्टी कर लेगी, ये बात भी इंदिरा गांधी ने सोची नहीं थी। वो भी उनके विरोधी कैंप की राजमाता विजय राजे की बेटी के घर में। हालांकि वसुंधरा तो नियमित उनके घर पर आती ही रहती थी। मेनका की दोस्ती कोई छिपी नहीं थी। उन दिनों के एक और पात्र की बात करनी जरूरी है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 70 के दशक में दूरदर्शन पर योग कार्यक्रम करते थे। मूलतः वो बिहार के मधुबनी जिले के बसैठ चांदपुरा गांव से थे। मिथिला तंत्र का केंद्र रहा है और इससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू किसी मिथिला के हठ योगी के संपर्क में रहे थे। धीरेन्द्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु थे। दिल्ली के केंद्र में उनका विश्वायतन योगाश्रम था, अब मोरारजी देसाई योग संस्थान। इसके अलावा जम्मू, कटरा और मानतलाई में उनके आश्रम हुआ करते थे। मानतलाई में तो 126 एकड़ का विशाल आश्रम था, जहां उनका अपना हवाई अड्डा और चिड़ियाघर हुआ करता। वो अक्सर प्रधानमंत्री निवास पर ही नजर आते। उनकी हैसियत इस हद तक थी कि एक बार आवास मंत्री इंदर कुमार गुजराल ने उनके आश्रम को अधिक जमीन देने से मना कर दिया, तो उन्होंने धमकी दी कि कल ही आप मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। गुजराल का विभाग वाकई बदल दिया गया। धीरेन्द्र की कई उपमाएं हैं। कोई उनको सबसे सुंदर और सेक्सी धर्मगुरु कहता है,
तो कोई भारत का रासपुतिन। खुशवंत सिंह तो इसे अपने अफवाहबाज अंदाज में लिखते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक सुंदर लंबा बिहारी था जो इंदिरा गांधी के साथ रोज बंद कमरे में 1 घंटा बिताता था। मुमकिन है कि योगाभ्यास धीरे धीरे कामसूत्र अभ्यास में बदल जाता होगा। ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं होती, लेकिन यह सत्य है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी अपने योग गुरु पर विश्वास रखती थी। इमरजेंसी के समय धीरेन्द्र काफी ताकतवर हो गए थे और अपनी मनमानी करने लगे थे। जनता पार्टी सरकार ने तो उनकी किसी बंदूक फैक्ट्री का भी पता लगाया और उन पर जांच बिठाई, लेकिन सरकार इतने कम समय रही कि कुछ खास नहीं कर पाई। इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में लौटने के बाद कुछ सचेत भी हो गई थी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मनमानियों से चिढ़ने लगी थी। पुपुल जयकर एक संस्मरण लिखती हैं कि एक दिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री आवास आए। पहले तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजीव गांधी ने कुछ नाश्ता सामने रखा जिसे उन्होंने चाव से खाया। धीरेन्द्र ने इंदिरा से कहा, शिक्षा विभाग में एक बहाली हुई है, वो ठीक नहीं हुई। इंदिरा ने पलटकर जवाब दिया, मुझे मत सिखाइए कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। मैं देख रही हूं कि पीठ पीछे क्या चल रहा है। लोग संजय के नाम पर भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। ये अब मुझे बर्दाश्त नहीं। धीरेन्द्र ने कहा, आप अब ज्यादा कह रही हैं। इंदिरा ने टेबल ठोकते हुए कहा, मैं और भी बहुत कुछ कहूंगी, मैं अब नहीं रुकने वाली। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आखिर उठकर चले गए। एक सत्य यह भी है कि जिस हवाई जहाज से संजय गांधी की मृत्यु हुई थी वो धीरेन्द्र ने ही दिलवाई थी। मेनका गांधी की गतिविधियों पर 2 लोगों ने नजर बना रखी थी। एक तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, दूसरे थे राजीव के दून स्कूल मित्र आर.के. धवन। वहीं मेनका के सहयोगी थे संजय के दून स्कूल मित्र अकबर डंपी अहमद। अकबर भी रईस व्यक्ति थे और कभी अफवाह उड़ी थी कि वसुंधरा राजे उनसे विवाह करने वाली हैं। हालिया 2020 जो कोरोना काल में बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर वाली पार्टी खबरों में रही थी, वो अकबर की ही पार्टी थी। वहां भी वसुंधरा राजे और अन्य नेता आए थे। ये दोस्ती 40 साल पुरानी है। दिल्ली में अकबर के घर पर ही शायद वो डील हुई। मेनका गांधी और उनकी मां अमतेश्वर आनंद ने फरवरी 1982 में सूर्या मैगजीन बेच दिया। खरीदना बेचना तो चलता रहता है, लेकिन यह पत्रिका कांग्रेस की माउथपीस बनती जा रही थी। संजय गांधी और मेनका गांधी ने मिलकर इसमें कई पर्दाफाश छापे थे। जगजीवन राम का तो करियर ही तबाह कर दिया था। यह पत्रिका आखिर इंदिरा गांधी की भी तो पत्रिका थी, भले उनका कागज पर निवेश नहीं था। पत्रिका फली फूली ही उनके वरद हस्त से थी। आखिर वो इसे कैसे बेचने देती, वो भी उन लोगों को। मेनका गांधी की सूर्या पत्रिका खरीद रहे थे राजमाता विजय राजे सिंधिया के सचिव सरदार संभाजी चंद्रोजी आंग्रे और डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार जैन। ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और राजमाता तो नई नवेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक उपाध्यक्ष ही थी। राजमाता की इंदिरा से निजी खुन्नस भी थी। इमरजेंसी के समय विजय राजे सिंधिया को तिहाड़ जेल भेजा गया था। हालांकि उनके पुत्र माधवराव सिंधिया भागकर नेपाल चले गए थे। नेपाल में उनकी बहन उषा राजे सिंधिया शमशेर जंग बहादुर राणा की पत्नी रहती थी। इमरजेंसी के बाद जब माधवराव लौटे तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते, लेकिन वो कांग्रेस के करीब आने लगे थे और 1980 में वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े। वहीं राजमाता विजय राजे सिंधिया रायबरेली में इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ी हुई थी और हार गई थी। तो एक तरह से इंदिरा गांधी ने उनके परिवार को तोड़ दिया था। अब राजमाता की बारी थी। जिस तरह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी गांधी परिवार के रासपुतिन कहलाते रहे, सरदार आंग्रे सिंधिया परिवार के। मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी को इस सूर्या मैगजीन डील के बारे में बताया ही नहीं। जब यह मैगजीन बिक गया तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने नए मालिक जैनेन्द्र कुमार को प्रधानमंत्री निवास बुलाया। वहां मेनका और वसुंधरा पहले से मौजूद थे। जैन के अनुसार वहां उनको पहले जमकर धमकाया गया, फिर राज्यसभा सीट ऑफर की गई। अगले दिन 25 लाख रुपए देने की बात हुई, लेकिन वो मैगजीन वापस करने के लिए राजी नहीं हुए।
इंदिरा गांधी ने धर्मगुरु मां आनंदमयी देवी के माध्यम से भी प्रस्ताव भिजवाया। जैन इस बात पर अड़े रहे कि इंदिरा गांधी खुद उनसे बात करे, यानी प्रधानमंत्री उनके सामने झुके, लेकिन ये कभी हो नहीं पाया। जैन ने मैगजीन में एक खबर छाप दी कि मेनका गांधी को उनके घर में ही मरवाने की साजिश चल रही है। अगले महीने एक और धमाका हुआ। अकबर डंपी अहमद ने 28 मार्च को लखनऊ में कांग्रेस का एक सम्मेलन रख दिया, जिसमें संजय गांधी के समर्थक जमा होने वाले थे। इंदिरा गांधी इस गुटबाजी से उखड़ गई। उस वक्त कांग्रेसी नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनसे संजय गांधी समर्थक नाराज चल रहे थे। इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन को मंजूरी नहीं दी, बल्कि अकबर को पार्टी से ही निकाल दिया। मूल बात यह भी थी कि ये लोग मेनका को आगे कर राजीव का विरोध करने वाले थे। इंदिरा गांधी 25 मार्च को लंदन में थी, जब मेनका गांधी अपने बेटे वरुण के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए निकली। पशु प्रेमी थी तो यह कोई अजूबी बात नहीं थी, लेकिन वहां अकबर डंपी अहमद उनका इंतजार कर रहे थे। मेनका ने इंदिरा गांधी के नाम एक चिट्ठी भेजी। मुझे उम्मीद थी कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगी, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, तो मैं सोचने के लिए यहां चली आई। अगर किसी तरह की कोई पार्टी विरोधी गतिविधि चल रही है तो मैं उसकी था भी ले लूंगी। मुझे उम्मीद है कि 28 मार्च के बाद सब ठीक हो जाएगा। 27 मार्च को इंदिरा गांधी दिल्ली लौटी और पत्रकारों को कहा, लखनऊ में जो भी हो रहा है वो कांग्रेस विरोधी गतिविधि है। ये आग आरएसएस और भाजपा के लोग लगा रहे हैं। उस शाम मेनका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी थी और वहां उनके समर्थक फूल माला लिए खड़े थे, जबकि इंदिरा समर्थक उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी कर रहे थे। सम्मेलन से ठीक पहले मेनका को इंदिरा गांधी की चिट्ठी मिली। तुम्हें मुझ में और इस सम्मेलन में एक चुनना है। अगर तुमने सम्मेलन में भाग लिया तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। एग्जिट मेनका। लखनऊ सम्मेलन तो खैर क्या था, मुश्किल से 1,500-2 हजार लोग एक छोटे हॉल में जमा थे। वहां इंदिरा गांधी और संजय गांधी के पोस्टर लगे थे। इंदिरा गांधी की जय और संजय गांधी अमर रहें के बैनर लगा दिए गए थे, शायद ये जताने के लिए कि वे इंदिरा विरोधी नहीं है। मेनका गांधी ने अपना भाषण दिया। मुझ पर संघी होने का आरोप लगा है। क्या आपको लगता है कि संजय गांधी की पत्नी कभी आरएसएस से हाथ मिलाएगी? मुझे गर्व है कि मैं गांधी नेहरू परिवार से हूं और हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री जी का हाथ बटाना चाहिए। वहां यह निर्णय हुआ कि हर जिले में संजय विचार मंच की स्थापना होगी, जो उनके 5 सपनों को पूरा करने का काम करेगी। संजय गांधी के 5 सपने थे: जनसंख्या नियंत्रण, दहेज उन्मूलन, साक्षरता, वृक्षारोपण और झुग्गी झोपड़ी का अंत। 29 मार्च 1982। लखनऊ सम्मेलन के ठीक अगले दिन इंदिरा गांधी ने मेनका को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, तुम्हें घर छोड़कर जाना होगा। क्यों? मैंने क्या किया? मेनका ने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझ में और सम्मेलन में तुम्हें एक चुनना है। तुमने मुझे नहीं चुना, इंदिरा चिल्लाई। आर.के. धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी वहीं खड़े थे। मुझे 2 दिन का समय चाहिए, पैकिंग करनी होगी, जगह ढूंढनी होगी, मेनका गिड़गिड़ाई। नहीं, तुम अभी निकल जाओ, अपनी मां के घर ही तो जाना है, जगह क्या ढूंढना। मेनका ने अपना सामान बांधा, एक ट्रक बुलवाया और सामान चढ़वाने लगी। इतने में पत्रकारों की भीड़ जुट गई थी। सबके सामने यह ड्रामा चल रहा था। धीरेन्द्र और धवन मेनका का सामान रोकने आए कि वे चेक करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी भी सड़क पर आकर लड़ने लगी। उनके बाल बिखरे थे और गुस्से से तमतमा रही थीं। मेनका ने सामान जैसे तैसे चढ़वा लिया। वरुण को भिजवा दीजिए, वो अपने कमरे में सो रहा है, मेनका ने कहा। नहीं, वो मेरे पास ही रहेगा, ये कहकर इंदिरा रोने लगी। वरुण से इंदिरा जुड़ गई थी। खासकर संजय की मृत्यु के बाद वो उनके पास ही सोता था। अगर आप वरुण को नहीं छोड़ेंगी तो मैं यहीं अनशन पर बैठ जाऊंगी। शाम के 4:15 बज गए थे। इंदिरा और मेनका अलग अलग कमरे में बैठ गए थे।
धीरेन्द्र और धवन वकीलों से बात कर रहे थे कि वरुण को कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने समझाया कि यह संभव नहीं, वरुण पर मेनका गांधी का ही अधिकार रहेगा। आखिर 6 बजे मेनका के दोनों कुत्ते उनकी मां के घर छोड़ दिए गए। उनका सामान भी 7:30 बजे तक पहुंचा दिया गया। इस दौरान मेनका और इंदिरा संदेश वाहकों के माध्यम से लड़ते रहे। आश्चर्यजनक रूप से राजीव और सोनिया इस पूरे मसले पर चुप थे। वे घर में ही मौजूद थे, लेकिन किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे। या यूं कहा जाए कि उनकी इस पूरी प्रक्रिया में मौन सहमति थी। 8 बजे राजीव गांधी पहली बार उठे और गाड़ी से वरुण के खिलौने छोड़ आए। उसके बाद एक टाइप की गई चिट्ठी मेनका को दी गई। मेनका ने चिट्ठी का जवाब दिया। प्रिय मम्मी, हमेशा की तरह आपने चिट्ठी किसी प्रेस स्टेटमेंट की तरह लिखी है। आपकी चिट्ठी में कई बातें गलत हैं। आपने मेरे द्वारा गंदी भाषा प्रयोग करने की बात की है, जो गलत है। संजय की मृत्यु के बाद से ही मुझ पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं सम्मेलन में गई जरूर थी, लेकिन मैंने आपके समर्थन में ही बोला। आप मुझे चिट्ठियां न लिखकर अपना प्यार देती तो बेहतर होता। मेरा बेटा सदा आपका पोता रहेगा और आप भले मुझसे ना मिले, वो आकर मिलता रहेगा। सदैव आपकी बहू, मेनका। उसके बाद मेनका आंसू भरी आंखें लिए गाड़ी से निकल गई। बाहर खड़े पत्रकारों ने तस्वीरें ली। मेनका अपनी मां के घर न जाकर गोल्फ लिंक्स के एक होटल गई। शायद वो अपनी स्वतंत्रता साबित करना चाहती थी। आखिर उन्हें भी तो मैडम बनना था। मेनका के पास पैसों की कमी नहीं थी। संजय गांधी ने अपने गोरख धंधों से पैसे खूब जमा किए थे। उन पैसों से मेनका एक पशु अस्पताल बना रही थी। इसके अलावा इमरजेंसी के बाद 1978 में संजय गांधी ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज के 10 लाख रुपए से 4 ट्रक खरीदे और एक कंपनी बनाई, राजधानी ट्रेडर्स। 1980 तक बैंक लोन लेकर कुल 22 ट्रक खरीद लिए थे। ये ट्रक एक कांग्रेस इंदिरा सांसद चरणजीत सिंह को भाड़े पर दिए गए थे। उनकी कंपनी प्योर ड्रिंक्स एक नया ड्रिंक बना रही थी, कैंपा कोला। सनद रहे कि जब जनता पार्टी सरकार आई तो उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने विदेशी कंपनियों कोका कोला और आईबीएम को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जो प्योर ड्रिंक्स भारत में कोका कोला लेकर आई थी, वही अब स्वदेशी कैंपा कोला बना रही थी। उस समय सलमान खान मात्र 16 वर्ष के थे, जब आयशा, अब जैकी श्रॉफ की पत्नी, के साथ अंडमान में इसका विज्ञापन किया था। इस कंपनी से संजय गांधी की कंपनी को मासिक भाड़ा मिलता था। उनकी मृत्यु के बाद यह मेनका गांधी को मिलना था। लेकिन जब मेनका प्रधानमंत्री निवास से निकाली गई, चरणजीत सिंह ने पैसे देने बंद कर दिए। संभव है कि इंदिरा गांधी के डर से भी ऐसा किया हो, लेकिन कंपनी की हालत भी ठीक नहीं थी। आखिर मेनका ने मुकदमा किया तो पैसे मिले। इससे पहले सूर्या पत्रिका बेचकर भी कुछ पैसे मिले ही थे। उसके बाद मेनका गांधी ने देश भ्रमण करना शुरू कर दिया। वो हर जगह संजय गांधी के पंचसूत्री कार्यक्रम की बात कर रही थी। कई युवा कांग्रेसी उन्हें मैडम कहकर पुकारने लगे थे, जबकि यह शब्द इंदिरा गांधी के लिए सुरक्षित था। लेकिन अधिकतर खेले खिलाए कांग्रेसी इस युवती को घास नहीं दे रहे थे। उनको भी मालूम था कि संजय गांधी मर चुके हैं और शक्ति इंदिरा गांधी के पास ही है। फिर भी वो कभी विनोबा भावे से मिलने नागपुर जाती, तो कभी कांग्रेस के वर्तमान प्रशासन की आलोचना करती। आखिर मेनका गांधी ने वो किया जो कभी अकल्पनीय था। मेनका ने मार्च 1983 में राष्ट्रीय संजय मंच नाम से पार्टी की घोषणा कर दी और कहा कि वो अगले चुनाव में अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ खड़ी होंगी। जो संजय गांधी इंदिरा के दुलारे थे, आज मृत्यु के बाद उनके नाम की पार्टी उनके ही विपक्ष में खड़ी थी। 3 साल पहले मैं आपके मध्य बहू बनकर आई थी। आज मैं एक विधवा बनकर आई हूं, जो 3 साल के बच्चे की मां है और जिसे उसकी सास ने घर से बाहर निकाल दिया है। एक सफेद साड़ी में अमेठी के गरीबों के मध्य खड़ी होकर जब मेनका ने यह कहा, तो गांव वालों की सहानुभूति उमड़ पड़ी। मेनका गांधी अगले चुनाव में राजीव गांधी को टक्कर देने के लिए खड़ी होने वाली थी। इसके जवाब में इंदिरा गांधी के मित्र मोहम्मद यूनुस ने
संजय गांधी एक किताब निकाली, सन ऑफ इंडिया। उसमें मेनका पर अश्लील और बेबुनियाद कीचड़ उछाले गए। यह लिखा कि संजय के तिहाड़ जाने पर मेनका ने कहा, अच्छा हुआ बास्टर्ड के साथ। यह भी इल्जाम लगा कि वो संजय की मृत्यु के बाद गुलछर्रे उड़ा रही हैं। यह इस हद तक था कि कांग्रेस सरकार होते हुए भी किताब को बैन करना पड़ा। लेकिन मेनका पर दाग तो लग चुका था। उससे पहले मेनका की ताकत आजमाइश भी फिल्मी अंदाज में हो गई। हुआ यूं कि 1982 में कांग्रेस महासचिव राजीव गांधी एक निजी दौरे पर बेगमपेट, आंध्र प्रदेश पहुंचे। वहां जैसे ही वो हवाई अड्डे पर उतरे तो देखा कि मुख्यमंत्री अंजैया अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ फूल माला लिए खड़े हैं। चापलूसी की ये इंतहा देखकर राजीव भड़क गए और उन्हें बेवकूफों की टोली कह दिया। बेचारे अंजैया उम्रदराज व्यक्ति थे और यूं भी मैडम की ही सत्ता चलती आ रही थी। उनको राजीव का गुस्सा समझ नहीं आया। राजीव ने दिल्ली लौटकर अंजैया को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात कह दी। अंजैया ने कहा, मैं तो मैडम की कृपा से ही मुख्यमंत्री बना था, अब उनके आदेश पर पद त्यागता हूं। उनके मंत्रिमंडल में ही एक युवा नेता थे जिनको यह जिल्लत हजम नहीं हुई, या यूं कहिए कि उन्होंने इसे तेलुगु स्वाभिमान का मुद्दा बना लिया। उन्होंने और उनके ससुर ने, नाम तो सुना ही होगा इस ससुर दामाद जोड़ी का, एन.टी. रामाराव और एन. चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने मिलकर एक पार्टी बना ली, तेलुगु देशम पार्टी। इन सबसे बेखबर इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1982 में आंध्र और कर्नाटक में समय से पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी। दोनों ही राज्यों में उनकी ही सरकार दशकों से रही थी। फिर भी उनको यह साबित करना था कि राजीव गांधी में दम है। अंजैया को तो यूं भी मुख्यमंत्री पद से हटाया ही जा रहा था। कर्नाटक में भी एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री थे, गुंडू राव। उनको सब गुंडा राव बुलाते थे। इंदिरा की योजना थी कि दोनों जगह बड़ी जीत दर्ज कर एक मजबूत सरकार बनाई जाए और मेनका गांधी के बढ़ते समर्थकों को भी अपनी ओर खींचा जाए। एक और कारण यह था कि त्रिपुरा में चुनाव हो रहे थे और वहां कांग्रेस का हारना तय था। कम्युनिस्ट वहां आराम से जीतने वाले थे। कम से कम इन दो राज्यों की जीत से तो मनोबल बढ़ता। एनटीआर आंध्र के भगवान थे। दक्षिण भारत में अभिनेताओं के भगवान होने की परंपरा है और वो तो वाकई भगवान की भूमिका में आते थे। 60 साल के रामाराव ने 292 फिल्में की थी। उन्होंने ही नेताओं की रथ यात्रा और रोड शो का कॉन्सेप्ट लाया, जो अब नरेंद्र मोदी और अन्य नेता प्रयोग में लाते हैं। एक शेवरले गाड़ी को चैतन्य रथ में परिवर्तित कर एनटीआर पूरे राज्य में हाथ जोड़े घूमने लगे। हजारों लोग इस फिल्म स्टार की एक झलक देखने के लिए पहले से खड़े मिलते। इनके सामने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की रैलियां तो फुस रहीं। हां, मेनका गांधी की संजय विचार मंच से एनटीआर ने चुनावी गठबंधन कर लिया। रामाराव ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया। उनकी पार्टी को 290 में से 201 सीटों में जीत मिली और कांग्रेस महज 60 सीटें जीत सकी। मेनका गांधी की पार्टी ने भी 5 में से 4 सीटें जीत ली। और तो और कर्नाटक में भी कांग्रेस हार गई। वहां बची खुची जनता पार्टी को खड़ा कर रामकृष्ण हेगड़े और एच.डी. देवेगौड़ा ने चुनाव में जीत दर्ज की। भारत के पहले मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले हेगड़े राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। त्रिपुरा में कम्युनिस्टों से हार के साथ ही कांग्रेस इंदिरा चारों खाने चित्त हो गई। तमिलनाडु और बंगाल पहले ही कांग्रेस के हाथ में नहीं थे। अब से 2 और बड़े राज्य हाथ से गए। इंदिरा गांधी का एक छत्र राज्य अब खत्म हो रहा था और राजीव गांधी का तो कोई करिश्मा था ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का मनोबल चूर हो चुका था और मेनका गांधी का मनोबल बढ़ रहा था। इस मध्य दिल्ली में एक खेल और हुआ था। अप्पू, अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम। एशियाड 1982 का गीत, नरेंद्र शर्मा लिखित, पंडित रविशंकर का संगीत। अरविंद केजरीवाल जब 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले शीला दीक्षित पर कॉमनवेल्थ खेलों में घोटाले के आरोप लगे। उसके 3 दशक पूर्व भारत में एक और खेल महाकुंभ हुआ था, एशियन गेम्स 1982।
दोनों की तुलना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंदिरा गांधी की आंध्र कर्नाटक में हार से पहले ही ये खेल आयोजित हुए थे। ऐसा विराट खेल आयोजन न पहले कभी हुआ था, न बाद में कभी हुआ। दिल्ली दुल्हन सी सज गई थी और खेल का मैस्कॉट अप्पू हाथी भिन्न भिन्न देशों के खिलाड़ियों का स्वागत कर रहा था। 6 विशाल स्टेडियम बन रहे थे। खिलाड़ियों के ठहरने के लिए सैकड़ों एकड़ का एशियन गेम्स विलेज ही तैयार हो रहा था। यह काम राजीव गांधी खुद आकर देख रहे थे। 3 सरकारी 5 सितारा होटल और 9 निजी 5 सितारा होटल बन रहे थे। कई 6 लेन फ्लाईओवर और ओवरपास बन रहे थे। हजारों नए टेलीफोन लाइन लगे थे। एक एक स्टेडियम के लिए विदेशी फ्लड लाइट आदि लग रहे थे। सबसे विशाल स्टेडियम का नाम रख दिया गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इस तरह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बना। इस पूरे तामझाम में कॉन्ट्रैक्टरों और छुटभइये नेताओं ने कितना कमाया होगा, इसका अंदाजा नहीं। इंदिरा ने एक खूबसूरत इंडिया तो तैयार कर दिया था, लेकिन इन्हीं स्टेडियमों के इर्द गिर्द उन मजदूरों की झुग्गियां भी लग गई थीं, जो दिन रात इस काम में लगे थे। अधिकतर मजदूरों को एजेंट दक्षिण भारत से बहला फुसला कर लाए थे। दरअसल खेल की मेजबानी की सूचना 1976 में ही मिल गई थी। काम भी शुरू हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी ही हार गईं। फिर 3 साल तक जनता पार्टी सरकार ने एक ईंट तक नहीं लगाया। वे तो इंदिरा गांधी से बदला लेने और बाद में आपस में लड़ने में ही व्यस्त रहे। जब इंदिरा गांधी वापस लौटी तो खेल का काम शुरू किया, लेकिन वक्त 2 साल से भी कम था। ऐसी हालत में मजदूरों को किन हालातों में काम कराया गया होगा, यह बताने की जरूरत नहीं। डेडलाइन निपटाने के फेर में इमारतें किसी ताजमहल की तरह खड़ी की जा रही थीं। लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और मिला क्या? मिली देश को अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में जगह। भारत की तारीफ खूब हुई, लेकिन स्वर्ण मेडल मिले 196 में मात्र 13। भारत में खेल का माहौल ही यही था, तो क्या मिलता? स्टेडियम तो अब जाकर खड़े किए थे। सबसे बुरी हार मिली पुरुष हॉकी में, जहां भारत पाकिस्तान से भी हार गया। इस खेल में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ज्ञानी जैल सिंह आदि सभी मौजूद थे। आखिर यह भारत पाकिस्तान का मैच था और खेल भारत में हो रहा था। पूरा भारत रेडियो पर कमेंट्री सुन रहा था। भारतीय कप्तान जफर इकबाल एक अखबार रिपोर्ट में याद करते हैं कि उस मैच में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। पाकिस्तान बड़ी आसानी से गोल पर गोल दागे जा रहा था। भारत 7-1 से यह खेल हार गया। उसके बाद अफवाहें शुरू हुई। किसी ने खबर छापी कि टीम के गोलकीपर को पाकिस्तानी दूतावास से निकलते देखा गया था। किसी ने कहा कि लाखों रुपए की रिश्वत ली है। उनको खलनायक ही बना दिया गया और वो भारत से कभी नहीं खेल सके। उनका नाम था मीर रंजन नेगी, जो बाद में एक बेहतरीन हॉकी कोच बने और उन पर बॉलीवुड फिल्म बनी चक दे। फिर भी यह आयोजन महत्व रखता है। आखिर पहले एशियाड खेल की शुरुआत स्वयं पंडित नेहरू ने की थी, तो इसे जारी रखने का जिम्मा भारत पर तो था ही। लेकिन खेल खत्म होते ही इन तमाम इमारतों और स्टेडियम का क्या हुआ? ये कई सरकारी कर्मचारियों का आवास बन गया। और क्या होना था? एशियन गेम्स के साथ ही भारत में एक और चीज आई, कलर टेलीविजन। पहली बार किसी कार्यक्रम का रंगीन टेलीकास्ट होने वाला था। दूरदर्शन के पास न उस समय कलर कैमरा थे, न तकनीक। कवरेज हो तो कैसे हो? फिर एक टीम को विदेशों में प्रशिक्षण लेने भेजा गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंद्रप्रस्थ इंडोर स्टेडियम में रंगीन कैमरे लगाए गए। बाकी मैदानों में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीकास्ट ही चला। लेकिन भारत में तो कलर टेलीविजन थे ही नहीं। ये भी लोगों ने विदेश से मंगवाए। सिर्फ एशियन गेम्स के समय 50,000 रंगीन टेलीविजन इंपोर्ट किए गए। साल के अंत तक लगभग 1 लाख कलर टेलीविजन भारत आ गए। मेनका गांधी जब 1983 में अमेठी पहुंची तो अपना अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। उन्होंने कहा, 1,000 करोड़ इस खेल में लगा दिए गए। देश में लाखों गरीब भूखों मर रहे हैं। क्या यह ठीक है?
अमेठी की जनता संवेद स्वर में चिल्लाई, नहीं। मेनका अब धीरे धीरे इंदिरा गांधी की ही छवि में ही देखी जा रही थी, यिन यांग की तरह। लेकिन दोनों तलवारों की बयान अलग थी। मेनका की भाषा, बोलने का ढंग, नफासत और लोगों पर इमोशनल अत्याचार करना इंदिरा गांधी से मिलता था। जैसा पहले लिखा है कि उन्हें भी मैडम बुलाया जाता। अब अगर लोग मिसेस गांधी की भी चर्चा करते तो लोग पूछते कि कौन सी वाली। मेनका संभवतः अगला चुनाव जीत भी जाती, लेकिन 1984 के अक्टूबर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी समीकरण बदल कर रख दिए। आपने अभी सुनी गांधी परिवार, 80 के दशक का भारत। लेकिन